आज हम जो हमारा सबसे अवेटेड और इम्पोर्टेंट सेशन है, रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी। देखो यूपीएससी में फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कैसे सक्सेस पा सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी के बारे में समझा दूं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है, फिर भी उसका एक प्लान क्या हो सकता है, गोल क्या है यूपीएससी का। यूपीएससी का गोल ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट करके आप सबसे एडमिशन करवाती है, फॉर्म भरवाती है, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करती है, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करती है और फाइनल में एक सिलेक्शन लिस्ट बनाती है। उसका जो गोल होता है वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या फिर सेंट्रल सर्विसेज के लिए जो तमाम 24 से 28 अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती है, उनके लिए कैंडिडेट सिलेक्ट करना। उनका गोल है सिलेक्शन। और दूसरा, वो गोल फुलफिल करने के लिए उसके पास प्लान क्या होता है यूपीएससी के पास। यूपीएससी का सबसे पहला प्लान ये होता है कि वो हर साल, पूरे साल भर में जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उसका एक वो कैलेंडर डिसाइड कर लेती है और वो शेयर कर देती है अपनी वेबसाइट पे upsc.gov.in। इस वेबसाइट पे वो डाल देती है। वो जो कैलेंडर होता है उसको फॉलो करती है। सबसे पहला यूपीएससी की एक बात सबसे अच्छी है कि वो जो प्लान करती है उसको 100% इम्प्लीमेंट करते हैं। इस बार और कोविड में 2 बार थोड़ा सा इश्यू हुआ था, लेकिन अमूमन यानी कि मैक्सिमम टाइम यूपीएससी अपना जो प्लान होता है, एक प्लानर होता है, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करती। जो समय उन्होंने तय किया उसी समय पे नोटिफिकेशन आती है, उसी समय पे प्री की एग्जामिनेशन होती है, उसी समय मेंस होती है, सब चीजें करती है। तो प्लान में सबसे पहले है कैलेंडर। उन्होंने कैलेंडर बना लिया, शेयर कर दिया। इस कैलेंडर में जो डेट डाली होती है कि भाई इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगी, उस प्लान का अगला हिस्सा होता है प्री कंडक्ट करना। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिस डेट को उसने तय की उस दिन उसने प्लान में एग्जाम कंडक्ट कर ली। फिर प्री का रिजल्ट महीना 15 दिन में आ जाता है एग्जाम होने के बाद। फिर मेंस एग्जाम का कैलेंडर के हिसाब से वो शेड्यूल ऑलरेडी बना होता है, वो शेयर करती है। फिर मेंस की एग्जाम होती है और फिर मेंस में जो सिलेक्ट होते हैं उसमें इंटरव्यू कंडक्ट करती है यूपीएससी। इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल लिस्ट, जो उनका गोल होता है, शुरू में जो उन्होंने गोल दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, वो फिर फुलफिल करती है। उनका गोल होता है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो वो लिस्ट फिर वो पब्लिश करती है। यूपीएससी ने जो गोल तय किया उसको उसके प्लान के साथ में उसने अच्छे से इंप्लीमेंट किया और उस आखिर में उनके गोल पर वो पहुंच गए। उनका टारगेट जो था वो उन्होंने पा लिया। तो अभी आपका गोल क्या है? आपका जो गोल है वो भी वही है जो यूपीएससी का गोल है। यूपीएससी कैंडिडेट सिलेक्ट करना चाहती है और आप कैंडिडेट बन के सिलेक्ट होना चाहते हैं। दोनों का गोल सेम है और दोनों के पास यूपीएससी का प्लान आपके सामने पड़ा हुआ है। आपका प्लान आपको तय करना है। यूपीएससी ने जो प्लानिंग किया हुआ है उस प्लानिंग की तरह आप लोग भी सोचे और उस प्लानिंग में आप कैसे फुलफिल हो सकते हैं वो देखें। और यूपीएससी के गोल जो है आखिरी वाला, फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आना चाहिए। यूपीएससी बोलती है मुझे 1000 कैंडिडेट चुनने हैं, आप 1000 में नाम लेके आओ। यूपीएससी बोलती है मेरे पास 150 वैकेंसीज आईएएस की रहेगी, उसमें से आपको आईएएस बनना है तो 150 आईएएस वाले जो पहले टॉप 150 है उसमें आप आ जाओ। अगर आप यूपीएससी बोलती है मुझे 150 से 300 तक को जो स्टूडेंट है वो इनकी जरूरत है, मुझे आईपीएस की जरूरत है, आप टॉप 300 में आ जाओ, आप आईपीएस बन जाओगे। यानी कि ये जो गोल होता है यूपीएससी के गोल के साथ आपका गोल मैच करना चाहिए। तो आप दोनों ने अगर तय कर लिया हमें फाइनल लिस्ट में आना है, तो फिर आपको फाइनल लिस्ट में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हमें समझना है। देखो यहाँ पे मैं कोई नई चीज आप लोगों को बताने नहीं जा रहा हूं। मैं आप लोगों को वही चीज बता रहा हूं जो टॉपर्स ने अपनाई थी। और टॉपर्स ने जो यूपीएससी से फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में टॉप 10 में आते हैं, टॉप 50 में आते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में और कम उम्र में जैसे 22, 23 इस उम्र में अगर वो सक्सेस पाते हैं तो उनके पास क्या रणनीति थी। जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी उसी रणनीति को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। जैसे कि हमारी बैच जो थी उस बैच में अंसार शेख हमारे काफी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ग्रेजुएशन होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक किया और उस हमारे बैच में वो सबसे कम उम्र के स्टूडेंट थे। तो और उसी के साथ दूसरी उससे हमारे बैच में जो टॉपर थी टीना डाबी जी,
उन्होंने भी वही रणनीति अपनाई थी। तो जो भी हर बैच में इस तरह से स्टूडेंट होते, तो उनकी रणनीति क्या होती है, वही रणनीति अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हम जब प्रिपरेशन करते थे उस दौरान मैं क्रॉनिकल का मासिक यूज करता था। तो जब भी क्रॉनिकल आता था तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ता था, उसमें से जो स्टूडेंट, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, सक्सेसफुल स्टूडेंट थे, उनकी इंटरव्यूज, 2-3 स्टूडेंट की इंटरव्यू वहां पे छपी हुई रहती थी। सबसे पहले मैं वो इंटरव्यूज पढ़ता था। जैसे मैगजीन आ गया, पहले इंटरव्यू उनके पढ़ लो। इंटरव्यू पढ़ने के बाद समझ में आता था कि भाई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उन्होंने किस तरह से वहां पे अचीवमेंट्स, उनकी क्या रणनीति रही, वो समझना। तो आप भी जो आपका गोल है, यूपीएससी के गोल के बराबर ही आपका गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए अगर टॉपर की तरह आप सोचते हैं, जो सक्सेस होके गए, तो आप भी टॉपर की तरह ही टॉपर बनोगे। तो उस रणनीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका प्लानिंग जो है, योर प्लानिंग शुड बी एग्जैक्टली रिवर्स टू द प्लान ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी ने जो प्लान किया है, पहले प्री करेंगे, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, उसके उल्टा आपका प्लान होना चाहिए कि पहले इंटरव्यू के बारे में सोचो, फिर मेंस कंप्लीट करो, फिर आप आखिर में प्री के बारे में शुरू करो। देखो, जब भी आप किसी मैदान में उतरते हो, आप स्पोर्ट की बात ले लो या फिर कुश्ती की बात ले लो या फिर ओरिजिनल लड़ाई की बात ले लो, जो प्रिपेयर होके नहीं जाएगा वो हारेगा। और जो मैदान में उतरने से पहले ही पूरी तैयारी कर ले, भाई जीतना ही है, तो जीतने की तैयारी से जो उतरता है, सिर्फ सोचने से तैयारी नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमें जो भी जीतने के लिए लगने वाला जितना भी सामान है, हथियार है, मन की तैयारी है, शरीर की तैयारी है, पूरी करनी पड़ती है। वो अगर आपने कर ली शुरू में, उसके बाद अगर मैदान में उतरते हो तो आप जरूर जीत जाओगे। अगर यूपीएससी ने आपको बता दिया है कि ये सिलेबस रहेगा, इसी के ऊपर आपको हम सवाल पूछेंगे। यूपीएससी ने पुराने जो सवाल पूछे थे उसके पूरे क्वेश्चन पेपर्स उसके वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर देख के आपको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से सवाल आने वाले हैं। यूपीएससी ने बताया है कि मैं प्री में इस तरह, ये प्री पहले रहेगी, फिर मेंस रहेगी, फिर इंटरव्यू रहेगी, उसके बीच कितना समय रहता है वो भी आपको बता दिया है। तो आप लोग उन तीनों चीजों को एक साथ प्रिपेयर कर लो। जब आपको लग जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई अब मैं पूरा तैयार हूं, उसके बाद अगर आप मैदान में उतरते तो आपको कौन रोकता है फाइनल सिलेक्शन में आने के लिए। तो आप लोग यही रणनीति रखो कि आप लोग यूपीएससी जो सोचती है उसके उल्टा सोचते हुए इंटरव्यू के बारे में पहले सोचना शुरू करो। इंटरव्यू के हिसाब से जो चीजें हैं उनको आप इंप्लीमेंट करना शुरू करो। उसके बाद मेंस को इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। और मेंस की तैयारी जब पूरी हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर आप, जब आपको लगे कि मेंस में मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया, अब कभी भी कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए उसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं, उसके बाद आप प्री का एप्लीकेशन फाइल करो। आपके पास में 2 चीजें होनी चाहिए। आपको आपका गोल क्या है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, या और कोई बनना है, ऑफिसर बनना है जो यूपीएससी से चुन के आना है। अमूमन हर स्टूडेंट सिर्फ पहली 2 पोस्ट के बारे में सोचता है, एक तो आईएएस है, आईपीएस, ठीक है। वो तो जो हर कैंडिडेट आईएएस बनने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और आखिर तक वही कोशिश रहती है कि उसको आईएएस मिल जाए, लेकिन सबको तो आईएएस मिल नहीं सकता। तो जिसको आईएएस नहीं मिलता या आईपीएस नहीं मिलता, उसके बाद फिर आगे की पोस्ट शुरू होती है। आखिर में कहीं ना कहीं फाइनल लिस्ट में आना आखिरी गोल होता है। पहला गोल तो आईएएस बनना होता है, दूसरा गोल होता है लिस्ट में आ जाए, तीसरा गोल होता है इंटरव्यू तक तो पहुंच जाए, चौथा गोल होता है चलो भाई कम से कम मेंस देने का मौका मिल जाए, पांचवा गोल होता है कि भाई प्री बैठने का मौका मिल जाए। तो अपने जो मोटिव होते चेंज होते जाते हैं, लेकिन आखिर में अल्टीमेट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आईएएस बनना ही होती है या आईपीएस बनना होती है। तो आप पहले गोल तय कर लो कि आपको क्या बनना है। दूसरा, आप ये तय कर लो कि आपको कब तक बनना है। भाई जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हम जैसे स्टूडेंट जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारे पास में आई वॉज इन पुलिस डिपार्टमेंट फॉर एंटायर 10 years। बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग एज अ प्राइमरी टीचर फॉर 5 years। तो एज टीचरशिप और पुलिस में काम करते समय मैंने ये प्रिपरेशन किया। तो जब एग्जाम की एडवर्टाइजमेंट आती थी तो हम एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के बाद फिर छुट्टी का एप्लीकेशन डालते थे कि चलो भाई हमें कुछ दिन छुट्टी मिल जाए। एग्जाम का 1 महीना पहले छुट्टी मिलती थी और उससे पहले बिल्कुल एग्जाम के बारे में सोचना तो मुश्किल या नामुमकिन ही था।
तो इस तरह से हमारी तैयारियां थी, तो इसी वजह से हमें उतना समय भी लग गया। लेकिन जो टॉपर्स है, जिनका अल्टीमेट गोल आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और उन्होंने तय भी कर लिया है कि मेरा ग्रेजुएशन जो है 2024 में कंप्लीट है, 25 में कंप्लीट है, 26 में कंप्लीट है, 27 में, उसके बाद जो आने वाला अटेम्प्ट है वो मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट रहेगा। तो आप लोग पहले तो क्या बनना है वो तय कर लो, दूसरा आप तय कर लो कि कब बनना। आपके पास प्लानिंग बना ली आपने, और सबसे पहला आपका काम है पर्सनालिटी बनाना। मॉडिफाई योर पर्सनालिटी एज पर रिक्वायरमेंट इन द पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले 15 दिन जो है यूपीएससी की इंटरव्यू के बारे में तैयारी शुरू करो। पर्सनालिटी जो मॉडिफाई होती है उसके लिए एंटायर पूरा प्रिपरेशन का जो टाइम है वो पूरा लेना पड़ता है। हमें यूपीएससी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो इसके बाद आने वाला जो सेशन है उसमें मैं इस पे बिल्कुल ही ध्यान देकर आपको डिस्क्राइब करने वाला कि यूपीएससी ने इंटरव्यू के बारे में क्या क्या क्राइटेरियाज बना रखे, क्या क्या कंडीशंस बना रखे, कि क्या क्या वो स्टूडेंट से कौन कौन सी चीजें उम्मीद करती है, क्या क्या उनमें इम्प्रोवाइजेशन की उम्मीद करती है। उस पर अगला सेशन रहेगा, तो आपको उस समय बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये पर्सनालिटी मॉडिफाई करना, दिस इज नॉट अ part of reading or studying something for entire 2-10 days. It is the part of entire daily routine. आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो, मॉर्निंग में उठते आप फ्रेश होने के बाद किताब पढ़ना शुरू करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अपडेट रखते हो खुद के साथ में, लोगों के साथ जब बात करते हो तो इस तरह से बात करते हो कि जिसके बारे में आपको नॉलेज हो वही बात करते हो, और वहां पे जो ट्रूथ हो उसके बारे में बात करते हो। अगर कोई बोल रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे फिजूल डिस्कस करना जरूरी है, तो वहां पे आप रुक जाते हो और जेन्युइन बातें करते हो, जहां पे जरूरत है वही बात करते हो। आपको आपकी एनर्जी, आपका समय, इन सब चीजों के बारे में पता है, और आप जो भी अपना कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, चाहे निसर्ग के रूल, चाहे अपना संविधान, चाहे उसके ऊपर चलते बात करते हो। तो हाँ भाई, बंदे में दम है, ये इसमें कुछ लग रहा है कि ये यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है। आपका ड्रेस कोड, आपकी हेयर स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, आपका खान पान, आपका एक्सरसाइज, इन सब चीजों को आप अगर धीरे धीरे मॉडिफाई कर लोगे तो वो आपको, ये पर्सनैलिटी जब मॉडिफाई होती है तो उसका रिजल्ट जो है आखिर में आपका एंटायर लाइफ तक देखने को मिलता है। तो इंटरव्यू तो आपका एक सिर्फ पड़ाव रहेगा, उसके बाद भी ये चीजें आपको आखिर में आगे काम आने वाली है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट की मॉडिफाई करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, उसका अगला सेशन आप लोग जरूर मिस न करें। और उसके बाद अगला पार्ट होता है, जैसे आपने तय कर लिया कि भाई इंटरव्यू के लिए मुझे ये 10 चीजों पे फोकस करना है और इनको मैं डेली इंप्लीमेंट करता रहूंगा। उसके बाद अगला पार्ट आ गया कि आपको बेसिक एंड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जो यूपीएससी ने जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है मेंस के लिए, GS1, GS2, GS3, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड्स, उसके बाद में ऑप्शनल के सब्जेक्ट है, फिर निबंध है, उसके बाद फिर कंपलसरी लैंग्वेज है, इंग्लिश है। इन सब चीज़ों को आपको जो एनसीईआरटी बुक्स है गवर्नमेंट के, उनके थ्रू और ऑथराइज रिसोर्सेज जैसे कि गवर्नमेंट की न्यूज चैनल्स है, उनसे आप करंट रखो। गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज ऑफ इंडिया, जो PIB करके वेबसाइट है, या फिर गवर्नमेंट की जो भी ऑथेंटिक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई वेबसाइट है, उनसे आप खुद को अपडेट करने की कोशिश करो और उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थ्रू एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़े, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कैसे हम समझे, हिस्ट्री कैसे समझे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने जब हमें डिसाइड किया है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट अपेयर होने वाले एग्जाम में, उनको हम इस सिलेबस पे सवाल पूछेंगे। तो वो सिलेबस उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स को और ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिजाइन किया हुआ है। और उसमें एनसीईआरटी में जो मैक्सिमम सिलेबस इसका कवर होता है, दूसरा करंट अफेयर में। तो आप अगर एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से अगर उसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज की बेसिक फीचर्स है, उनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, पहला 1-2 महीना अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा सिलेबस के साथ कोरिलेट करके अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपके लिए यूपीएससी का जो अगला पड़ाव है बेसिक के बाद में एडवांस रेफरेंस बुक पढ़ना, वो काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस पे भी मेरे अगले जो कम से कम 7 से 10 सेशन मेरे इस पे ही है कि एनसीईआरटी को आप किस तरह से पढ़े, एनसीईआरटी की स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पढ़ने के लिए।
शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा कि, लेकिन मेरा जो सेशन है उसको आप अटेंड करके जरूर देखें। कम से कम एक सेशन अटेंड करें, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे कि अगले सेशन आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। एक बार आपने गो थ्रू कर लिया, पहले 2-3 महीने एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में बी मास्टर इन मेंस। मास्टर इन मेंस में मतलब मेंस के लिए जो भी सिलेबस आपको डिफाइन किया उस पर कोई भी सवाल आ जाए, उस पर मैं 200 to 250 वर्ड्स तुरंत उस सवाल पे लिख सकता हूं, और जो कि परीक्षा की डिमांड है, क्वेश्चन पेपर की डिमांड है, उसको समझते हुए लिख सकता हूं। इस लेवल की आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। मेंस में कुछ भी पूछ लो भाई, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। इस लेवल पे आप प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद ही आगे का सोचो। तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए जैसे 2025-2026 के जो स्टूडेंट है, जिनका टारगेट 2025 से 2026 है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा 25 के लिए तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुश्किल नहीं है। यानी कि अगर आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे 25 में ही क्रैक करना है यूपीएससी, तो उसको कर सकते हैं। क्यों? 2026 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को हम ये राय देंगे कि आप दिन का 7 से 8 घंटा पढ़ाई करने की आदत डालो। ठीक है, अगर आपको डेली 7 to 8 आवर्स आप प्रिपरेशन करते हो, फोकस प्रिपरेशन करते हो, पूरा सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करते हो, आपकी कंसिस्टेंसी आप बनाए रखते हो, तो आपको रिजल्ट मिलना है। तो जो 25 की तैयारी करने वाला है उसके लिए हम कितना डिले हुए आज की तारीख में सोचने के लिए, हम कम से कम 2 महीना में पीछे चल रहे हैं। जो हमने जून में सोचना चाहिए था, हम अगस्त में सोच रहे हैं। तो अगर जून जुलाई 2 महीने को हमें कवर करना है, तो ऑब्वियसली हमें 8 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर जो 12 घंटे डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने की ताकत रखता है, वो स्टूडेंट 2025 को भी अच्छे से अगर मैनेज कर ले, तो 2025 में भी उसका रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट महाराष्ट्र के है, एमपीएससी का 25 का प्लान कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का, उनके लिए भी ये प्लानर जो है काम आ सकता है। 2025 के लिए क्या प्लान होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ऑप्शनल के दोनों सब्जेक्ट, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 प्लस GS1 और GS4, ये जो 4 पेपर है, इनके टोटल मार्क्स हो गए आपके 1000। मैंने इससे पहला जो सेशन है इसमें ये मार्क्स वाइज बताया हुआ है। GS1 का 250 और इथिक्स का 250, 1000 मार्क्स, प्लस ऑप्शनल के 250 प्लस 250 पेपर 1 पेपर 2, 1000 मार्क्स का प्रिपरेशन आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 महीने के अंदर में कंप्लीट करना है। तो अगर आप 5 महीने में 1000 मार्क्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद उसमें देखो बेसिक एनसीईआरटी भी पेंडिंग है, उसको भी हमें साथ में लेके चलना है। उसके लिए आप शुरू के इनिशियल 2 मंथ्स में हर दिन 3-3, 4-4 घंटे दे दो, और बचे हुए जो आपके पास में 8 घंटे है उसमें 4 घंटे में ऑप्शनल के लिए दे दो, 4 घंटे जीएस के लिए दे दो। तो उसका प्लान कैसे करना है, शेड्यूल क्या होना चाहिए, उसको भी मैं आपको आगे के सेशन में बिल्कुल उसको अच्छे से ब्रीफ करूंगा। यूपीएससी 2026 के लिए जो टारगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम 2026 की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और उसका शेड्यूल कैसे बनाया जाए, प्लानिंग कैसे किया जाए, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही टाइम मैनेजमेंट सूत्रा करके एक सेशन मेरा आगे प्लानिंग है, जिसमें आप किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हो, और अपना जो मैनेजमेंट जो है उस विषय पे आप अच्छे से मास्टरी कर लोगे तो आगे प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा इजी जाएगा। और दूसरा एक सेशन में ये भी करने वाला हूँ कि फोकस कैसे रखें पढ़ाई के ऊपर, तो वो सेशंस आप मिस मत करिए। तो एक्चुअल लड़ाई हमारी अब स्टार्ट हो गई। अब तक तो हमारी लड़ाई के लिए हम तैयारी ही कर रहे थे। मेंस की जो तैयारी है उसमें मैंने आपको बताया कि 7 सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट है मैक्सिमम उनकी तो बेसिक तैयारी हो ही जाती है। उसको अभी हमें सिर्फ ओरिएंटेशन लाना है, प्री ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको किस तरह से हमें करना है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा होता है, उसमें प्री ओरिएंटेड एनसीईआरटी की बुक्स फिर से पढ़ो, जिसमें यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उस तरह से उनमें से कैसे हम वो ऑब्जेक्टिव्स और कंसेप्ट्स आधार पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे चुन सकते हैं। उसके लिए आपने जो फर्स्ट टाइम नोट्स एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसके बाद आपने नोट्स प्रिपेयर करी होगी, तो वो नोट्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो मेरा उस पर भी काम चल रहा है। आप लोगों को एनसीईआरटी की जो नोट्स है
इन शॉर्ट जितनी बेटर हो सके उतनी मैं कैसे भी आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको अगर और डिटेल अपडेट्स चाहिए तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर करी हुई है, उसमें आपको एनरोल कर लीजिए, तो मैं जो भी मेरा अपडेट्स है आपको मिलता रहेगा। साथ ही लाइव सेशन भी हमारे होने वाले हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, उनको अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी आप उस ग्रुप पे जुड़ जाइए। तो और आगे अगर आपको मेरे अगले सेशंस अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके दोस्तों के पास भी इसके बारे में भेज सकते हैं। तो हमारा ओरिजिनल बैटलफील्ड शुरू होता है प्रारंभिकी। प्री हमें किसी भी हालत में क्रैक करनी है। अगर हम प्री ही नहीं पास कर पाए तो अगली बार फिर से मेंस को पूरा साल भर रटना हमारे लिए काफी लेंदी और टफ हो जाएगा। तो हमें किसी भी हालत में प्री को निकालना है, और प्री को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। देखो, हम प्रिपरेशन करते समय एक एक सब्जेक्ट पे लेस टू लेस 500 एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करते थे। जैसे पॉलिटिकल साइंस को 500 एमसीक्यू, हिस्ट्री को 500 एमसीक्यू, ज्योग्राफी को 500, इस तरह से इतने एमसीक्यू हमें अटेंड करने। साथ ही साथ कम से कम जो होलिस्टिक यानी फुल टेस्ट है वो हमें कम से कम 12 से 15 तक हमें फुल टेस्ट देनी है। उस लेवल तक देनी है जब हमारा स्कोर जो आएगा, जो प्री का जो कट ऑफ लगता है उसके ऊपर स्कोर आ जाता है, तब तक हमें टेस्ट देते रहना है और टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू रखनी है। जो हमने मेंस की प्रिपरेशन के लिए जो ओरिएंटेशन लिया था उस समय जो रेफरेंस बुक यूज किए थे उनको अभी पहले तो एनसीईआरटी कर लिया, फिर उन्हीं बुक्स को आप जो प्री के लिए ज्यादा डेडिकेटेड बुक्स है उनको आप अच्छे से प्री ओरिएंटेशन में पढ़ो और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हमेशा सामने रखो। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे, एक जो चेन होती है प्रिपरेशन की, हर बार हम जो 7 टॉपिक्स है उनके ऊपर पेपर देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में हमारा और अच्छे से काम होना बाकी है तो हिस्ट्री के लिए एक दिन दे दो, फिर अगले दिन फिर से टेस्ट सीरीज करो। इस तरह से आप कंटिन्यू, जैसे आपका मेंस का अगर प्रिपरेशन पूरा हो गया तो एक साथ में पढ़ाई के साथ में टेस्ट सीरीज शुरू में वीकली करो 1 महीने के लिए, बाद में फिर 2 दिन बाद करो, फिर 1 दिन आड़े, इस तरह से आप कंटिन्यू टेस्ट सीरीज में लग जाओ। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री के लिए, वो होता है सीसैट। सीसैट अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप प्री में क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। आप जीएस में अच्छे से मार्क्स कर लोगे, स्कोर कर लोगे, लेकिन सीसैट अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए जो सिलेबस डिफाइन किया गया है उसमें 10th लेवल तक बताया गया है। तो हमें सबसे पहले 8 to 10 जो क्लास है उसमें उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हुए या फिर न्यूमर्सी से जुड़े हुए, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जो चैप्टर्स है उनको पहले एनसीईआरटी से हमें समझ लेना है। उसके बाद फिर हम उसको रेफरेंस बुक पे जाएंगे। अगर आप सीधा रेफरेंस बुक पे जाएंगे तो आपका बेसिक नहीं बन पाएगा। तो बेसिक आपके जो भी एक 20-25 पार्ट होते हैं मैथमेटिक्स से जुड़े हुए या आईटी से जुड़े हुए, उनको आप अच्छे से कर लो, उनके बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनको आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद शुरू करो प्रिपरेशन बेसिक रेफरेंस बुक का, बेसिक के बाद रेफरेंस बुक का, और साथ ही साथ जो पिछले 12-13 साल में जो क्वेश्चंस पेपर्स आए हुए उनको आप एक बार पढ़ो, एक बार देखो। 11 में सबसे पहले आई थी सीसैट, तो 2011 की क्वेश्चन पेपर आप पढ़ो, देखो, फिर 12-13, इस तरह से जैसे प्रिपरेशन चल रहा है उनको जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो आपको एक डिफिकल्टी लेवल जो है सीसैट की वो समझ में आ जाएगी कि किस तरह से सीसैट को यूपीएससी ने एनहांस करने की कोशिश करी है, और जो कि ज्यादा सबसे बड़ा एक फिल्टर है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको सीसैट की तैयारी करनी है। सीसैट कैसे करे उसके बारे में हम सेपरेट डिस्कस करेंगे ही। तो आपकी अगर प्री बैटलफील्ड आप जीत जाते हैं तो आपका फिर से आ जाता है मेंस का रिवीजन। मेंस में जो आपने पिछले 4-6 महीने प्री से पहले जो कर रखा है उसी में रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे आप फोकस कर लो। कोई भी एक मेंटर लगा लो जो आपके आंसर चेक कर सके और आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपके उसमें जो लूपहोल्स है, जो कमियां है, जो इम्प्रोवाइजेशन के स्कोप है वो आपको अच्छे से बना सके। मेंस की लिखने की एक बार आपको आदत पड़ गई तो उसके बाद फिर सिर्फ रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू आपको अगले 2-3 महीने रखना है और मेंस पेपर अच्छे से देना है। मेंस पेपर देते समय टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है।
उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करें, जो कि 19 से 20 क्वेश्चन जीएस में आते हैं और ऑप्शनल में भी अभी लगभग उसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमें 3 घंटे के अंदर में कंप्लीट करना होता है। तो 3 घंटे में हम उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, हर एक का वर्ड लिमिट भी लिखा होता है, 250, 150, 200, इस तरह से हर एक के मार्क्स का वेटेज भी लिखा होता है। उसके हिसाब से ही चलना है, उसके आगे पीछे अगर थोड़ा ऊपर नीचे चला गया तो अपना मार्क्स कट हो जाता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, उसके लिए मैं जो कि मेंस एग्जाम जो अभी होने वाली है उसको सामने रखते हुए मैं एक मेंस के एग्जाम पेपर में जो एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर मैं खास तौर पर एक रणनीति का एक सेशन में करने वाला हूं। फिर भी बीच में अगर कोई मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहा है, काफी स्टूडेंट मेरे टच में है, उनको तो मैं पर्सनली गाइड कर ही रहा हूं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अभी जुड़ रहा है और उसको लगता है मेंस के बारे में थोड़ा गाइड करे तो आप बेदिक्कत व्हाट्सएप जो लिंक दी है उसमें आप मुझे शेयर करके पूछ सकते हैं आपका जो भी डाउट है। और एक मेंस का जो सेशन मेंस लिखते समय क्वेश्चन एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रेटेजी है उस पर हम सेपरेट सेशन लेंगे। 987 फार्मूला क्या है, जो कि टाइम मैनेजमेंट का फार्मूला है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मेंस की रिवीजन कर ली, मेंस दे दी, आप मेंस क्वालिफाई हो गए। अब आ गया आपका आखिरी पड़ाव, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हमने शुरू किया था प्रिपरेशन के शुरू के दिनों में पर्सनालिटी की तरफ मॉडिफाई करना। हमने काफी चीजें मॉडिफाई कर ली, लेकिन अब हमारी जो एक्चुअल तैयारी हो रही है वो प्रिपरेशन जो है DEF, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हम मेंस लिखने के लिए जो फॉर्म सबमिट करते हैं उसमें एक DEF आता है। उसमें हमारा पूरा बायोडाटा, हमारी हॉबीज, हमारा एजुकेशनल करिकुलम और सब चीजें हमारी उसमें रहती है। हमारा कुछ रिसर्च होगा, जो भी होगा, तो उसके हिसाब से जब इंटरव्यू पैनल के सामने हम जाते तो उनके सामने हम और हमारे साथ हमारा जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो सामने रहता है। तो उसी को आधार लेते हुए वो हमें सवाल पूछते हैं, तो इसलिए उसका प्रिपरेशन हम आगे करना चाहिए। जैसे हमारी मेंस हो जाए तो हम DEF के तरफ बढ़े और DEF हमारे सामने रहे, हमारे साथ रहे, उसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसकी तैयारी करें। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे 2 दिन पहले आप दिल्ली में पहुंच जाओ और 4 दिन पहले पहुंच जाओ, वहाँ की जो इंस्टीट्यूट से वहाँ पे मॉक टेस्ट लीजिए। और यहाँ पे भी हम ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट करा सकते हैं, जो स्टूडेंट विलिंग है उनका मेंस होने के बाद हम बिल्कुल मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोगों के साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा जो भी एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल कैंडिडेट का पैनल है वो आप लोगों को मॉक टेस्ट ऑनलाइन देके आपको उसमें सजेशंस देगा। तो जो भी प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है, मेंस हो जाती है उसके बाद DEF के साथ में आप पर्सनालिटी टेस्ट को आप पार करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, मई के फर्स्ट वीक में आएगा या अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा, उस लिस्ट में आपका नाम टॉप में होना चाहिए। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। जो हमारा गोल था फाइनल लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो वो इस तरह से आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। तो आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जो भी आपको बीच में कोई भी डाउट्स हो या कोई और सजेशन हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में जो डाल के आप सजेशन दे सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे रेगुलर लाइव सेशन आगे होने वाले हैं, उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी रणनीति। अगर आप इस रणनीति को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। और इस रणनीति को फॉलो करने के बाद अगर कोई सफल होता है तो बिल्कुल यहाँ पे हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। और आगे के सेशन जो रहेगा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इनिशियल स्टेज में हम कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखें। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।